बीए पार्ट वन के सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः वेलकम है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कि बीए पार्ट वन के वे सभी विद्यार्थी जो हिस्ट्री को सब्सिडी के रूप में रखे हुए हैं और हिस्ट्री को सब्सिडी के रूप में जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है और इस सेट के माध्यम से अब देखेंगे इस सेट में कि कुल 15 प्रश्नों का यह सेट है। इस 15 प्रश्नों के सेट के माध्यम से यदि आप बेहतर ढंग से इसे आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, एक बार पहले आप इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जैसे इस चैनल में कि 15 प्रश्न जो लिए गए हैं, 15 प्रश्न में जो सबसे पहले प्रश्न का यहाँ जो जिक्र किया गया है, इस पहले प्रश्न को अगर हम यहाँ समझें तो दिया गया है कि महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा उपदेशों का वर्णन करें। तो महावीर स्वामी, आप समझ रहे हैं कि महावीर स्वामी जो हैं यह जैन धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में रहे हैं। तो इस 24वें तीर्थकर के रूप में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, इनके चरित्र के बारे में लिखना है, इनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में लिखना है, इनके द्वारा इनके जीवनी से संबंधित बातों को आपको लिखना है। तो इतने बातों को यदि आप समझें तो आप बेहतर ढंग से इसमें अंकों को हासिल कर सकते हैं। फिर आप देखिए जैसे दूसरे प्रश्नों को लिया गया है, इस दूसरे प्रश्न में आपको मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन, मौर्य साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना किया था, इस मौर्य साम्राज्य के पतन जो हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया हुआ मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इस पतन के प्रमुख कारणों को लिखने की बात की गई है। इस प्रमुख कारणों की चर्चा करें। इसी मौर्य साम्राज्य में आप अशोक का नाम सुनते हैं, जो सम्राट अशोक की बात आप ऐतिहासिक पुरुष के रूप में सम्राट अशोक को माना जाता है। तो इसका पतन किस प्रकार से हुआ, इस पतन के कारणों को आपको लिखने की बात की गई है। इसको आप देखेंगे और इसे बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आप देखें जो आपके तीसरे प्रश्न के रूप में मिलेगा, जो तीसरा प्रश्न है आपका मौर्य के, इस तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि समुद्र सैन्य संबंधी कार्यों का वर्णन करें। प्रमुख चंद्रगुप्त उपलब्धियों तथा सैन्य संबंधी कार्यों का वर्णन करने की बात नहीं है। यह समुद्रगुप्त के द्वारा जो थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है इतिहास में, और यहाँ समुद्रगुप्त जो है सैन्य संबंधी द्वारा कार्य हुए हैं, उपलब्धियां रही है, सैन्य संबंधी कार्यों की तुलना करनी है, सैन्य संबंधी कार्यों का वर्णन करना है। तो इस तरह से यहाँ समुद्रगुप्त के संबंधित जो बातें हैं आपके इतिहास के पन्नों में, उसे एक बार आप बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे। यदि आप इतिहास के पन्नों का अध्ययन कम करते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को देखें, इसमें वीडियो को अपलोड किए गए हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपके चौथे प्रश्न यानी कि 4 क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अरबों के सिंध विजय का वर्णन करना है। अरब वाले जो है इन्होंने सिंध पर किस तरह से विजय हासिल किया, तो इस सिंध विजय का उल्लेख करना है, सिंध विजय का वर्णन करना है। इसके बाद इसमें और भी प्रश्न जोड़े गए हैं तथा इसका क्या परिणाम निकला उल्लेख करें। यानी अरबों का सिंध विजय जो हुआ, इस सिंध विजय के बाद जो परिणाम निकला, जो अंततः इसका रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट का उल्लेख करना है, आपको उसका डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह से अरबों के सिंध विजय से संबंधित जो वर्णन है यह भी आपको मेरे YouTube चैनल के वीडियो में मिलेगा। फिर इसके बाद आप 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वें प्रश्न में आप देखेंगे जो स्क्रीन पर आपका दिख रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख उपलब्धियों को लिखें। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक की जीवनी के बारे में समझेंगे। इसके बाद इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वर्णन करेंगे। इसके बाद इनकी उपलब्धियां जो रही है देश के लिए, इतिहास के पन्नों के लिए, तो इतिहास के आधार पर आप देखेंगे कि इनके द्वारा प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी रही है, इस उपलब्धियों का उल्लेख करना है, इस उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो इस तरह से आपका ये 5वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इसमें का गेस किया हुआ हर एक प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यदि आप एग्जाम को बेहतर करने की सोच रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेने की बात करते हैं। फिर आपके छठे प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस छठे प्रश्न पे देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी
आप तो नाम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन संबंधी जो कार्य रहे हैं, तो शासन संबंधी प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासन संबंधी कौन कौन से कार्य किया, कैसे कैसे महत्वपूर्ण कार्यों का योगदान रहा भारतीय इतिहास में। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो शासन की प्रमुख वागडोर थी, शासन की जो व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्था में इन्होंने कौन कौन से कार्य किया, इस कार्यों का वर्णन आपको करना है। तो यह सभी प्रश्न मेरे YouTube चैनल के वीडियो पर अपलोड किए गए हैं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ हम सिर्फ प्रश्न दिए हुए हैं और आप वहाँ से वीडियो को सर्च कर सकते हैं या किताबों की सहारा ले सकते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे 7वें प्रश्न जो दिख रहा है कि भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। तो भक्ति आंदोलन की बातें समझ रहे हैं कि भक्ति आंदोलन जो हुआ आपके देश के इतिहास में, आपके देश के इतिहास के पन्नों में जो वर्णन किया गया है, भक्ति आंदोलन की बातें की गई है। इस भक्ति आंदोलन पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, इस पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में लिखना है। तो ये भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखने की जो बात की गई है, तो आप इस पर टिप्पणी लिखेंगे। तो मैं बता रहा था अभी कि जिस तरह से प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न मेरे YouTube चैनल के जो आपके अपलोड वीडियोज हैं उस पर आपको मिलेंगे, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। फिर आपके 8वें प्रश्न जो स्क्रीन पे आ गया, यह 8वां प्रश्न है कि यहाँ तुर्कों की सफलता, तुर्कों की जो सफलता है, इसके सफलता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण जो है, इस कारकों को खोजना है आपको कि तुर्क जो सफल हुए, तो तुर्क के सफल होने में यहाँ उत्तरदायी कारण कौन कौन सा था, इस उत्तरदायी कारकों की चर्चा करनी है। उत्तरदायी कारकों को लिखना है कि तुर्कों की सफलता में जो भी उत्तरदायी कारण है, उस कारकों की खोज करनी है। आप अपने नोटबुक के माध्यम से खोज सकते हैं, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से खोज सकते हैं, वहाँ भी आपको मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ 8वें प्रश्न के बाद जो 9वां प्रश्न लिया गया है, 9वां प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे 8वें के बाद 9वां जो मैंने बताया कि इसके हर एक प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप परीक्षा को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसमें 9वां प्रश्न में आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का वर्णन करें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में मानी जाती है, और इस प्राचीन सभ्यता में आप यहाँ पाएंगे कि इस यहाँ के जो निवासी रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी रहे हैं, इस निवासियों की आर्थिक दशा किस प्रकार की रही, सामाजिक दशा कैसी रही। तो आर्थिक और सामाजिक दशा का वर्णन आपको दिखाना है कि सिंधु घाटी के लोग जो है, सिंधु घाटी के जो निवासी हैं, इनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से रही, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर आपके स्क्रीन पे यहाँ 10वें प्रश्न जो आपको दिख रहा है, इस 10वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है कि कनौज पर आक्रमण के लिए, कनौज जो जगह है, कनौज स्थान है, इस स्थान पर आक्रमण के लिए, जो कनौज पर आक्रमण के लिए किस प्रकार से त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। यानी कनौज पे जब आक्रमण हुआ तो 3 तरफ से आक्रमण हुआ, यानी जिसे हम त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं, त्रिकोणात्मक यहाँ युद्ध कहते हैं। तो अगर यह त्रिकोणात्मक युद्ध था, त्रिकोणात्मक संघर्ष था, तो इस संघर्ष का वर्णन आपको करना है कि कौन कौन से त्रिकोणात्मक यहाँ संघर्ष हुआ था। इस तीनों तरफ के जो आक्रमण की दशा थी, जो मनोदशा थी, इसकी प्रवृत्तियों को आपको दर्शाना है। फिर आपके 11 नंबर प्रश्न जो दिखेगा, इस 11 नंबर प्रश्न में आप पाएंगे यहाँ कि जो यहाँ स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व था, इसमें मगध राज्य के उत्थान किस प्रकार से हुआ। तो मगध राज्य की बात आप समझते हैं, मगध राज्य के बारे में आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध राज्य का उत्थान कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको वर्णन करना है कि मगध राज्य जो था, जैसे भारत के प्रमुख राज्यों में मगध का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, और इस महत्वपूर्ण स्थानों में जैसे मगध का उत्थान जो होता है, इसका उत्थान कैसे हुआ, इसकी प्रोग्रेस कैसे हुई, तो इस उत्थान के बारे में आपको चर्चा करना है। फिर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर प्रश्न जो दिख रहा है, या 12 नंबर प्रश्न में आप निश्चित रूप से समझें, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भगवान बुद्ध के नीव, चरित्र तथा उपदेशों का वर्णन करें। तो भगवान बुद्ध के बारे में तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, बौद्ध धर्म को संचालित किए थे, और भारतीय इतिहास के लिए गौतम बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इनका जो चारित्रिक स्थितियां हैं, इनके द्वारा दिए गए उपदेश है,
इस उपदेशों का वर्णन करना है, क्योंकि भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। या सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए अलग अलग तरह के अपने उपदेशों को दिए हैं। तो ठीक इस तरह आपका 12 प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है कि 13 नंबर प्रश्न जो यहाँ दर्शाए गए हैं, तो 13 नंबर प्रश्न भी आपके इतिहास के लिए, सब्सिडी सब्जेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दिया गया है कि सम्राट अशोक के धर्म तथा उसके प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें। तो सम्राट अशोक ने जो एक नियम चलाया था, एक धर्म चलाया था, जो हम धम्म के नियम कहते हैं, या सम्राट अशोक द्वारा यह धम्म है, इस धम्म के जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धियों का वर्णन करना है। क्योंकि सब यहाँ धम्म की नीति क्या थी, इस धम्म की नीति का आपको उल्लेख करना है। और इसी माध्यम से सम्राट अशोक के महानता की बात समझ में आती है कि उन्होंने धम्म के माध्यम से किस तरह की महानता को हासिल किया था। तो फिर इसके बाद आपके 14 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। इस 14 नंबर प्रश्न में आप पाएंगे यहाँ कि 14 प्रश्न में जो दिया गया है कि पूर्व वैदिक कालीन, जिसे हम पूर्व वैदिक कालीन के साथ साथ हम इसे ऋग्वैदिक कालीन भी कह सकते हैं, या तो हम इसे पूर्व वैदिक कालीन कहें या ऋग्वैदिक कालीन कहें। तो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता की प्रमुख जो उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धियों को वर्णन करना है। तो यहाँ ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना है। इसके साथ साथ जो ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण समझ में आएगा, क्योंकि पूर्व वैदिक कालीन जिसे हम ऋग्वेद के रूप में समझते हैं कि इसके ऋग्वेद कालीन सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों का यहाँ उल्लेख करना है, इसका वर्णन करना है। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न जो हम 15 नंबर प्रश्न के रूप में रखे हुए हैं, इस अंतिम प्रश्न में आप पाएंगे कि चालुक्य वंश के प्रमुख इतिहासों को लिखें। तो चालुक्य वंश के जो प्रमुख इतिहास की स्थिति रही है, इस इतिहासों को लिखना है, इतिहासों को दर्शाना है कि चालुक्य वंश के इतिहास किस प्रकार से भारतीय इतिहास को प्रभावित करने का काम करता है। तो आपने यहाँ देखा कि सभी जो 15 प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हर एक यूनिवर्सिटी के सब्सिडी के जो क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, अपना रोल निभा सकते हैं। तो आप इसे अन्यथा नहीं समझते हुए आप इसे विशेष ढंग से अध्ययन करें। और यदि मेरा वीडियो यह पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।